हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लक्ष्य बोध के गुरुजी पर। और आज की इस वीडियो में हम एक बार फिर से डिस्कस करने वाले हैं दो महत्वपूर्ण चीजों के बारे में। वो दोनों महत्वपूर्ण चीज क्या है इसके बारे में सबसे पहले आपको बता देते हैं। एक तो है जिसका नाम है अवक्षेपण अभिक्रिया, वहीं पर दूसरा जो टॉपिक होने वाला है उसका नाम है श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। यह दोनों जो प्रश्न आप देख रहे हैं यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बेहद उपयोगी क्वेश्चन है। ये आपको अवश्य ही पेपर में देखने को मिलेंगे। मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ कि 2027 में इन दोनों प्रश्न का आगमन होने वाला है। यानी 2027 के बोर्ड एग्जाम में आपको ये दोनों जो प्रश्न है वह दिखने वाले हैं, इसलिए पहले से ही कमर की पेटी बांध कर इसे तैयार कर लीजिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में लिखने में कोई भी परेशानी ना हो। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है। ये एक ऐसी अभिक्रिया होती है ना जिसमें बना हुआ उत्पाद वह क्या होता है, एक ठोस पदार्थ होता है। ठोस पदार्थ का मतलब है कि वह जल्दी क्या होता है, जल में घुलता नहीं है, बल्कि जल में विलीन नहीं होकर जल में अविलेय होता है। अविलेय का मतलब है अगर मैं पानी लूं एक गिलास और उसमें इस मार्कर को रख दूं तो क्या यह मार्कर उसमें घुल जाएगा? नहीं घुलेगा, अविलेय होगा। अविलेय का मतलब है कि वहां पर जाकर रुक जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अवक्षेपण एक पदार्थ होता है। अवक्षेप एक पदार्थ होता है जो कि गाढ़ा प्रवृत्ति का होता है। वह क्या करता है कि जल में घुलता नहीं है बल्कि जल में जाकर क्या होता है, जम जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। BaSO4 एक अवक्षेपण पदार्थ है। अवक्षेप पदार्थ है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। जहां पर भी आपको BaSO4 रासायनिक समीकरण में दिख जाए वह अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया को अगर हम अन्य तरीके से जाने तो आपने द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा होगा। ठीक वही इसका रूप है, लेकिन उसमें क्या होता था कि उसमें अवक्षेप पदार्थ नहीं बनता था, इसमें अवक्षेप पदार्थ क्या होगा, बनेगा। दोनों चीजें एक जैसी हैं। तो इस अभिक्रिया को अन्य तरीके से परिभाषा कुछ इस प्रकार से देंगे कि यह एक ऐसी अभिक्रिया है जिनमें बना हुआ उत्पाद, ऐसा अभिक्रिया जिनमें बना हुआ उत्पाद जल में अविलीय या फिर यह एक प्रकार की ऐसी अभिक्रिया है जिनमें बना हुआ उत्पाद जो होता है ना वह ठोस होता है तथा जल में अविलीय होता है। उस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं, पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। लेकिन उस दौरान होने वाली जो अभिक्रिया होती है ना उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जो गाढ़ा पदार्थ होता है उसी अवक्षेप कहेंगे, जो जल में अविलीय होगा। वहीं पर उस दौरान जो अभिक्रियाएं होंगी उन्हें क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया कहेंगे। उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए आपको लिखकर बताते हैं। ऐसी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद का निर्माण एक ठोस पदार्थ के रूप में होता है। एक ठोस या गाढ़ा पदार्थ के रूप में होता है। उस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। क्या? अवक्षेप, अवक्षेप कहते हैं। तथा उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं।
अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ये मैंने अलग अलग लिख दिया था, इसलिए इसका मतलब है कि दोनों एक ही में कनेक्ट, यानी अभिक्रिया दोनों साथ में लिखेंगे। मैं अलग अलग लिख दिया था, इसलिए बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया मैंने। ऐसी अभिक्रिया जिनमें उत्पाद का निर्माण एक ठोस या गाढ़ा पदार्थ के रूप में होता है, उस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं तथा इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। अब उदाहरण देखिए, आखिर उदाहरण में क्या हो जाएगा। उदाहरण सबसे बेहतरीन उदाहरण हो जाएगा हमारा Na2SO4 और क्या हो जाएगा BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड। अब आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, एक निब्बा है, दूसरा निब्बी है। ये दूसरा निब्बा पहला निब्बा, दूसरा पहली निब्बी, दूसरा निब्बा, दूसरी निब्बी। मैंने आपको वो चीजें बताई थी निब्बा निब्बी वाली कॉन्सेप्ट, उससे याद करके समझेंगे तो चीजों को आप बेहतर कर पाएंगे। मैंने कहा था कि इसका जो निब्बा होगा यह इसके निब्बी के साथ भाग जाएगा, यानी जो होगा वह Cl2 के साथ चला जाएगा, Cl के साथ चला गया। अब इस समीकरण को संतुलित नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, पहले इसे इस तरह से व्यवस्थित कर लें। अब क्या होगा कि यहाँ पर दूसरा जो निब्बा होगा वह पहली वाली निब्बी के साथ भाग जाएगा, यानी BaSO4 यहाँ पर हो गया। अब देखिए क्या समीकरण हमारा संतुलित है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि Na की संख्या 2 है, वहीं पर यहाँ पर Na की संख्या 1 है, यानी 2 लगा देंगे, दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर Cl2 की संख्या 2 है और यहाँ पर भी Cl2 की संख्या 2 है, यानी समीकरण जो है वो बराबर है। और यह एक सॉलिड पदार्थ है, यानी यही क्या है, अवक्षेप है। यह एक पीला रंग का होता है, BaSO4। अच्छी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया आखिर क्यों कहते हैं। इसे जानने से पहले आपको क्या करना होगा कि इसका एक रासायनिक समीकरण होता है, उसे जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप इसके रासायनिक समीकरण को समझ जाते हैं ना, तो इन चीजों को आप अपने शब्दों में बनाकर भी लिख सकते हैं, तब भी आपको उतने ही नंबर मिलेंगे जितने आप बुक द्वारा बताए गए शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी समीकरण को जान लेते हैं, आखिर इसका समीकरण है क्या। श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। पहले सुनिए कि आखिर श्वसन क्या होता है। जैसे कि हमने ग्लूकोज को लिया, अब ऑक्सीजन हमारे अंदर गया, अब इन दोनों की क्रियाएं होंगी। यहाँ पर हमने ग्लूकोज को लिया यानी C6H12O6, अब हमने ऑक्सीजन को ग्रहण किया, अब इन दोनों के बीच परस्पर क्रियाएं होंगी। अब ये दोनों परस्पर क्रियाएं करके क्या क्या चीजें बनाएंगे। पहले तो बनाएंगे CO2 जो हमारे बाद निकलती है। अब दूसरी चीज बनाएंगे H2O यानी जल। तीसरी चीज बनाएंगे ऊर्जा, यानी हमारी ऊर्जा भी निकलेगी। अब आप देख रहे हैं कि अब आप सोचिए कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो। तो आप देख रहे हैं जो समीकरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, इसमें भी ऊष्मा क्या हो रही है, ऊर्जा या फिर ऊष्मा निकल रही है, यानी यह भी एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। कैसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊष्मा निकलती है, इसलिए इस श्वसन अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ गई। मैंने क्या आपको बताया, केवल ये समीकरण के बारे में बताया और इन चीजों को आपने अपने शब्दों में कन्वर्ट करके लिख दिया, तो भी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। लेकिन आपको समीकरण को बैलेंस जरूर करना होगा, कहेगा तो भी करना होगा, नहीं कहेगा तो भी करना होगा। यहाँ पर देखिए कार्बन की संख्या 6 है, यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बन की संख्या 6 लगा देंगे। अब देखिए हमारे यहाँ कार्बन की संख्या यहाँ पर 6 हो चुकी है, यहाँ पर भी 6 हो चुकी है। अब यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, वहीं पर 12 है, यानी यहाँ पर 6 लगा देंगे तो 6 दूनी 12, यहाँ पर भी क्या हो गया 12, यानी दोनों जगह जो हो गए वो दोनों जगह क्या हो गए, बैलेंस हो गए, 12 और 12। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या क्या बराबर है, ऑक्सीजन की, सॉरी, यहाँ पर 6 है, 6 और यहाँ पर 12 है और 6, यानी यहाँ पर 18 है, यहीं पर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर केवल 6 है, यानी हम यहाँ पर लगा देंगे 6 दूनी 12, 6 18, यानी ये अभी जो समीकरण है वो संतुलित हो गया। अब आपको नीचे चीजें यहाँ पर इसका नाम लिख देना होगा हिंदी में, जैसे इसका नाम है ग्लूकोज, तो आपको ग्लूकोज नाम लिख देना होगा। आप ऊपर भी लिख सकते हैं, मैंने जगह नहीं था इसलिए लिख दिया, और आप जरूर लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर ऑक्सीजन है,
यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड इसका नाम, तो इसका जल, ये ऊर्जा। यानी अब आपको अपने शब्दों में बनाकर लिखना है कि जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं उष्मा निकलती है या फिर ऊर्जा निकलती है, तो इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ये चीजें आपको लिख देनी जो मैं लिखने जा रहा हूँ। जब ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है तो उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा उष्मा निकलती है। उष्मा कहिए या ऊर्जा कहिए, दोनों बात ही कहिए। उष्मा निकलती है इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि आखिर अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है और श्वसन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया आखिर क्यों करते हैं। इन दोनों के बारे में आपको टोटल चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आपको यह वीडियो कैसे लगी एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं किसी अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।